कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान चैप्टर नंबर 6 केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 1, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति समझाइए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी न हो या लाभ का पद धारण किए हुए न हो। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके सामान्य कार्यकाल से पूर्व महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से अलग किया जा सकता है। महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। महाभियोग चलाने के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि यह प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो जाए तो उसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि इस सदन द्वारा भी महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रस्ताव पास होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत या पद से अलग समझा जाएगा। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए तथा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य और राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? नंबर 1, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निम्न आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य यानी राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का भाग दे दिया जाएगा। नंबर 2, प्रत्येक संसद सदस्य का मत मूल्य, इसमें राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मतों का योग के अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 संवैधानिक, नंबर 2 दीवानी, नंबर 3 फौजदारी, नंबर 4 विशिष्ट। प्रश्न नंबर 7, दीवानी और फौजदारी मुकदमे किस स्थिति में अपील के रूप में उच्चतम न्यायालय में सुने जा सकते हैं? ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्यवस्था से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है।
फौजदारी मामलों की अपील। फौजदारी क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें निम्न न्यायालय के ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था, या उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। प्रश्न नंबर 8, उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय इसलिए कहते हैं कि इस न्यायालय के निर्णय भारत में सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता संबंधी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमान के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किसके द्वारा और कैसे हटाए जा सकते हैं? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा महाअभियोग पारित कर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उसे पद से हटाना होगा। न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में स्वीकृत होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व स्पष्ट कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति शासन को मर्यादित रखने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। नंबर 1, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यों व संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। नंबर 2, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। नंबर 3, न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया जाता है। न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या में भाग देना है निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का और उसमें +1 करना है और फिर भाग देना है 1000 से। राज्य विधानसभाओं या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के मत का मूल्य। किसी राज्य की विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के एक सदस्य का मत के मूल्य का निर्धारण इस प्रकार होता है कि राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या में राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग देते हुए 1000 का भाग देना है।
नंबर 5, संसद के कुल सदस्य के मत का मूल्य का निर्धारण। संसद के प्रत्येक सदन का निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य इस प्रकार होगा। समस्त राज्यों व संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग के अंदर भाग देना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। संविधान द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्रदान हैं। नंबर 1, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक संबंधी शक्तियां। संघ के शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाते हैं। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में प्रधानमंत्री से सूचना पाने का अधिकार है। प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करता है। नंबर 1, प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति। वह प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वह सदस्य तथा विदेशों में राजदूत नियुक्त करता है। वह अनेक प्रशासनिक आयोगों की भी नियुक्ति करता है। नंबर 2, शासन संचालन संबंधी शक्ति। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। नंबर 3, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशों से संधियां या समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। नंबर 4, सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। अब आता है नंबर 2, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसे राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। साथ ही वह स्वीकृति, प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। वह किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को एक बार वापस कर सकता है, लेकिन यदि संसद पुनः उसे पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार से उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण रखवाता है। उसकी आज्ञा के बिना धन, विधेयक और अनुदान मांगें लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। भारत की आकस्मिकता निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नंबर 4, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत उसे दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है। नंबर 5, राज्यों से संबंधित अधिकार। राज्यपाल को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। राष्ट्रपति ऐसे विशेष विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है। कुछ विशेष विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत ही अपने पदों पर कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना। आपातकाल का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। अग्र प्रकार से हैं। नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमणों की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था तथा संकट काल में उद्घोषणा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। द्वितीय, इस प्रकार की आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे।
नंबर 3, इस घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए की जा सकती है। प्रश्न नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार के से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रखने के लिए चुनाव आयोग का यह प्रमाण पत्र आवश्यक है कि राज्य में वर्तमान में चुनाव करना संभव नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। वर्तमान में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के मंत्रिमंडल के परामर्श को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। पॉइंट नंबर 3, वित्तीय संकट की उद्घोषणा। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत की वित्तीय साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल में तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि प्रथमतः आपातकाल की उद्घोषणा मंत्री परिषद के परामर्श से की जाती है और उस पर संसद का पुष्टिकरण आवश्यक होता है। दूसरे, आपातकाल में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर संघीय मंत्रिपरिषद करती है, न कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4, मंत्रिमंडल का गठन एवं उसकी शक्तियों का विवेचन कीजिए। भारत में मंत्रिपरिषद के गठन के प्रमुख चरण। नंबर 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या दलीय गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो या बहुमत प्राप्त दल का कोई निश्चित नेता ना हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 3, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के अनुसार संघ की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 4, मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री उनके बीच विभागों का विभाजन करता है। एक कैबिनेट मंत्री को उसके कार्य में सहायता देने के लिए राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव आदि होते हैं। नंबर 5, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि कोई मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसे पद छोड़ना होगा। नंबर 6, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। नंबर 7, कार्यकाल। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है। व्यवहार में इसका कार्यकाल संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। नंबर 8, मंत्रियों का वेतन तथा भत्ते। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। नंबर 9, मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2, राज्य मंत्री। नंबर 3, उप मंत्री। इन तीनों श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिमंडल की शक्तियां।
मंत्रिमंडल की प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। नंबर 2, कानून निर्माण पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल के द्वारा ही कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। दूसरे शब्दों में संसद की सलाह से मंत्रिमंडल ही कानून का निर्माण करता है। अध्यादेश जारी करने व प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण तो मंत्रिमंडल की कानून निर्माण की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। नंबर 3, राष्ट्रीय कार्यपालिका शक्ति। समस्त राष्ट्रीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 4, समन्वयकारी कार्य। सरकार के विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय स्थापित करने का कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 5, वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है तथा अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। नंबर 6, वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन भी मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल ही समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार कर आवश्यक निर्णय लेता है। नंबर 7, अन्य कार्य। व्यवहार में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति, अपराधियों को क्षमा प्रदान करने संबंधी राष्ट्रपति की सिफारिश व राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली उपाधियों व आपातकाल की सिफारिशों का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। या उच्चतम न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। उच्चतम न्यायालय के संगठन को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, न्यायाधीशों की संख्या। सन 2008 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है। नंबर 2, न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना जरूरी समझता है। वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा की जाती है। नंबर 3, न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्न योग्यताएं होना जरूरी है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। नंबर 4, कार्यकाल। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है, लेकिन सिद्ध कदाचार या असमर्थता के कारण संसद महाभियोग पारित कर किसी न्यायाधीश को 65 वर्ष से पहले भी पद मुक्त कर सकती है। 5, वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते, निवास स्थान, स्टाफ कार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का विवेचन हम अग्र प्रकार से देखते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को निम्न 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। ये वे क्षेत्र हैं जिनकी प्रारंभिक सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में विवाद। अब इसमें दूसरा बिंदु है ख, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद किसी राज्य के उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, संवैधानिक। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। नंबर 2, दीवानी। ऐसे सभी दीवानी मामलों की अपील भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्यवस्था से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। नंबर 3, फौजदारी। फौजदारी क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो, जिससे नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो, या उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहां लेकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। चौथा बिंदु, विशिष्ट। कुछ विशिष्ट मामलों में सैनिक न्यायालयों को छोड़कर भारत के अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। नंबर 3, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत यदि किसी विवाद के संबंध में कोई नवीन तथा नंबर 3, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत यदि किसी विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आए तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। नंबर 4, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य संबंधी कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, लेकिन उस प्रश्न पर विचार कर परामर्श देना या न देना सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है, और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। नंबर 5, संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। नंबर 6, न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक क्षेत्र के प्रशासन का भी अधिकार है। और नंबर 7, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।